रहे थे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर सिंगल जीन के द्वारा ऑपरेटेड आपको डिसऑर्डर है। और इसमें हमने ये भी बताया था मेंडेलियन डिसऑर्डर में कि ये दो तरह का होता है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव, आपको एक ऑटोजोमल होता है, एक सेक्स लिंक, है ना। तो हमने सेक्स लिंक के बारे में पढ़ा दिया था, कलर ब्लाइंडनेस और एक हेमोफीलिया को लेकर के हम लोग को पढ़ना है कि आपको इसमें है ना मेंडेलियन डिसऑर्डर में अब आप लोग को ऑटोजोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ना था। ऑटोजोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर भी दो तरह का होता है ना। अरे इसको समझाना पड़ेगा, आवाज जा रहा है ना। तो देखो उसमें जो मेरे भाई वाला जो आईडी है ना उसकी उस पे है वीडियो जी, है ना। गजाला सुन रहे हो ना। तो इसमें जो ऐसे जाओगे मेरे भाई वाला इस तरह का एक आएगा आइकन टाइप का, और उसमें भाई वाला जो आनंद लिखा होगा ना उस पर डबल क्लिक करोगे ना तो ये आ जाएगा इस पे, मतलब मेन स्क्रीन पे दो बार टैप करना है। सुना ना, दो बार टैप करोगे तो ये आपको वीडियो पिन हो जाएगा। पिक्चर आ रहा ना। पहली दफा सब जुड़ा है लगभग में। हाँ अब आ रहा है। हाँ आ रहा है, ठीक है। तुमको वीडियो दिख रहा है जी सदाब? हम लोग बात कर रहे थे किस पे, आपको ये हम लोग आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पे बात करिए, बहुत वीवीआई है अपने आप में। सबसे क्वेश्चन बनता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर, और जेनेटिक डिसऑर्डर में भी हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रहे थे। और मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी हम लोग दो तरह का देख रहे थे, एक ऑटोजोमल, एक था ऑटोजोमल था, एक था आपको सेक्स लिंक था। हम लोगों ने आपको बताया था ऑटोजोमल में भी दो तरह का देखेंगे हम लोग, एक डोमिनेंट देखेंगे, डोमिनेंट ऑटोजोमल डिसऑर्डर, एक देखेंगे हम लोग रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना। डोमिनेंट ऑटोजोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर। और इसी का एग्जाम्पल सब याद कराए थे आप लोगों को लास्ट क्लास में। इसमें था एक अल्जाइमर था, एक अल्जाइमर डिजीज था, एक इसी के अंदर में सिस्टिक फाइब्रोसिस था, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और इसी के अंदर में आपको था हंटिंगटन डिजीज था, हंटिंगटन, और इसी के अंदर में पीकेयू था, फिनाइलकीटोनुरिया। इसी के अंदर में आप लोगों को अल्कैप्टोनुरिया था, अल्कैप्टोनुरिया। इसी के अंदर में आप लोगों को था एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म। इसी के अंदर में आपको सिकिल सेल एनीमिया है, सिकिल सेल एनीमिया। और इसी के अंदर में थैलासीमिया है। इतना बात एनसीईआरटी में है घुमा फिरा करके। ये तीन तो नहीं है, फिर भी आप लोगों को तीन पढ़ना चाहिए। एक है थैलासीमिया, थैलासीमिया हुआ, इतना बीमारी है। इसके अलावा जाओगी तो एक दो बीमारी और है, एक है tay sac डिजीज, एक है tay sac डिजीज, ये बच्चा 4 से 5 साल ही जिंदा रह पाता है। एक इसी के अंदर में आपको आता था गुचनर डिजीज आता था, है ना। गुचनर का स्पेलिंग देख लेते हैं, है ना, आपको गाउचनर, है ना। एक था आपको गाउचनर डिजीज था, ये भी पढ़ोगी, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन पढ़ लेना एक बार, इस चैप्टर में आउट ऑफ सिलेबस भी कहीं कहीं पूछ सकता हो। उसके बाद एक था आपको गाउचनर डिजीज के बाद, है ना, एक था आपको गैलेक्टोसेमिया, गैलेक्टोसेमिया, है ना। सोमिया एक नाम है एक तरह का, है ना। ये एक तरह का बीमारी सब है जो किसमें आता है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में आता है जी, ठीक है। और इसके बाद है आपको, है ना, ये हो गया अल्जाइमर डिजीज हो गया। और एक था आपको इसके अंदर में आता है ना, आपको दो तीन बीमारी था डोमिनेंट में। एक इसमें आएगा क्या, एक है आपको इसके अंदर में एक है आपको 1 मिनट, है ना, एक कॉन्ड्रो, है ना, डिस्ट्रोफिक डिसऑर्डर था, है ना जी, कॉन्ड्रियो डिस्ट्रोफिक आपको डिजीज है ना।
एक न्यूरोफाइब्रोसिस है ना, एक है आपको न्यूरो, है ना, न्यूरोफाइब्रो, है ना, आपको लिखा न्यूरोफाइब्रो फाइब्रोस फाइब्रोमेटोसिस, है ना, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है। ये सब उतना मायने नहीं रखता, फिर भी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। एक बीमारी और है ना मार्फैन, है ना, मार्फैन डिजीज। ये सब बीमारी सब किसमें आएगा? ये सब आएगा आपको ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में आएगा जी, ठीक है। इतना बात हम लोगों को पढ़ना था जी, ठीक है। एक है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है ना इसमें? इतना बात सब देखना है जी हम लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। नाम सब थोड़ा सा टफ सब है, ठीक है, देखना पड़ रहा था हमको भी, तो इस सबको एक बार रटना है आप लोगों को, ठीक है। रिसेसिव डिसऑर्डर में एक अल्जाइमर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हंटिंगटन डिसऑर्डर सब है ना। उसके बाद पीकेयू है, फिनाइलकीटोनुरिया इसको पढ़ते हैं, अल्केप्टोनुरिया है, अल्बिनिज्म है। उसके बाद आपको सिकल सेल एनीमिया है, थैलासीमिया है। हम लोगों को इस पे बढ़िया से डील करना है। और उसके बाद टाइसैक डिजीज है ना, गॉचनर डिजीज है, और ग्लैक्टोसोमिया सब है जी, ठीक है। अल्जाइमर हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अल्जाइमर डिजीज जो देखते हैं, ये आपको भूलने की बीमारी होता है। बीटा एमेलवाइड नाम का पिगमेंट जमा होने लगता है ब्रेन में, और ये बीटा एमेलवाइड नाम का जो एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है जो जमा होने से इंसान के अंदर में ना एक डिमेंशिया का केस उत्पन्न हो रहा है, मतलब उसको याददाश्त नहीं रहता, भूल जाता है। ये ज्यादातर बीमारी है ना, वो बुढ़ापा में देखने को मिलता है। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर में आता है। हम लोगों में भी अल्जाइमर का सिम्टम्स हो सकता है। अगर आपके दादा दादी में सर देखे होंगे आपका क्या पिक्चर उनको? आ ही नहीं रहा अब। अब नहीं आ रहा है? हट गया पता नहीं। अरे वो देखो तुम नहीं, आ रहा है सर। देखो ऐसे करना है जी। ये जो पिक्चर देख रहे हो, अब मेरा मोबाइल से नहीं आ रहा, अभी था वेब कैम से हम इसको कर रहे हैं शूट। तो इसको ना ऐसे करोगी ना, तो मेरा भाई का एक आएगा ये आइकॉन, आनंद नाम लिखा होगा, उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करो तो पिक्चर लॉक हो जाएगा, और ये पिक्चर आएगा। साउंड आ रहा होगा मेरे आईडी से, और पिक्चर आएगा सर मेरे भाई वाला के आईडी से आएगा। एक नहीं दो आ दिन की रहा है, बात कर है। रहे हैं, पहले आ रहा था, हट गया जा, पता नहीं क्यों। कट लीव करके करके फिर फिर से से ज्वाइन करवा करो, दें। कट करके ज्वाइन करो, फिर से लीव करके फिर से ज्वाइन करो। तो हम बता रहे थे आपको अल्जाइमर डिजीज हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा ओरली ही बोल रहे हैं सब चीजों को। हमने कहा था भूलने की बीमारी है ये आपको इसलिए भी हो सकता है, कॉपर और जिंक जमा हो जाए ब्रेन में, ये भी आपको हो सकता है। एक बुश नाम के व्यक्ति ने बताया था कि कॉपर और जिंक के ब्रेन में डिपोजिट होने से भी भूलने का बीमारी आता है। एक विटामिन B5 या विटामिन B3 के भी वजह से भी आपको आ सकता है अल्जाइमर का केस, है ना, भूलने की बीमारी। ये एज रिलेटेड होता है, एज आने पे होता है जी। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि लंग्स में ना आपको म्यूकस ज्यादा जमा होने लगता है, और सोडियम और क्लोरीन का अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। Na+ और Cl- को जब देखते हैं हम लोग, है ना, तो वो आपको है ना अच्छे से नहीं मेटाबॉलिज्म होगा, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाता है। इस सबका याद रखो कि क्रोमोजोम नंबर भी आपको लिखवाए होंगे, इसका शायद क्रोमोजोम नंबर 7 है, ये याद रखना आप लोगों को। हंटिंगटन डिजीज भी एक कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें CAG नाम का जो कोडोन होता है ना, आप लोग पढ़ी हुई CAG, ये क्रोमोजोम नंबर 4 पे इसका डिसऑर्डर होता है। नोट्स ये नोट्स में लिखा होगा ये बात, है ना। हंटिंगटन डिजीज क्या देखते हैं, उसमें CAG नाम का जो आपको कोडोन है, ये आपको 36 बार रिपीट हो जाता है, 36 टाइम रिपीट हो जाता है जी, ठीक है। इसमें भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, इंसान ठीक से मेंटली है ना स्ट्रांग नहीं हो पाता, या मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है जी, ठीक है। इसमें CAG देखते हैं, ये आपको क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट एडिशन हो जाता है जी। आप लोग पढ़ी हुई हमसे फ्रेम शिफ्ट एडिशन म्यूटेशन, यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट एडिशन म्यूटेशन होता है, और ट्रिपलेट होता है सर यहाँ पे। मतलब तीन कोडन तो आता है सर, लेकिन आना चाहिए था एक बार। किसी किसी बच्चे में जन्म लेते ही सर 36 बार रिपीट हो जाता है, इसलिए ये बचपन से ही क्या रहता है, ये कमजोर रहता है जी हंटिंगटन डिजीज में। इतना दूर पढ़ा दिए थे आप लोगों को अल्जाइमर डिजीज, अगर हम ओरली बोले और समझा दिए तो ये भी काफी होगा। अब आइए इस सब पे रिसर्च करोगी, PKU सब पे, है ना। PKU हम पढ़ा रहे थे आपको लास्ट क्लास में। फिनाइलकीटोनुरिया नाम का जो बीमारी है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, रिएक्शन के न होने की वजह से आपको ये बीमारी दिखाई देता है जी, ठीक है। और आपके शरीर में कोई रिएक्शन रुक गया है, उसके वजह से आपको ये बीमारी दिखाई देगा, है ना। उस बीमारी का नाम क्या है सर, आपको PKU में होता क्या है एक्चुअली में, वो देखते हैं जी। तो हम आपको पहले ही बार समझा देते, एक पॉलिंग नाम के व्यक्ति ने इसको डिस्कवर किया था जी, ठीक है। पॉलिंग नाम का व्यक्ति था, उसने इसको डिस्कवर किया था, और
इसमें हमने ये भी समझाया था कि ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है शायद, या 11 पे, एक बार क्रॉस चेक करो तो क्रोमोसोम 12 पे ना, क्रोमोसोम नंबर 12 पे इसका जीन होता है। और उसके बाद हमने ये भी कहा था ये एक ऑटोजोमल लिखित ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर मान लीजिए अगर हम लोगों को फिनाइलकीटोनुरिया नहीं है तो इसका मतलब आप लोगों के पास कैपिटल पी वाला या तो डीएनए होगा या नहीं तो कैपिटल पी स्मॉल पी वाला डीएनए होगा। ये नॉर्मल का कंडीशन हुआ। लेकिन यही जगह पे किसी लड़का या लड़की को फिनाइलकीटोनुरिया है तो उसमें स्मॉल पी वाला केस होगा जी, स्मॉल पी का केस होगा। और हमने आपको ये कहा था कि कोई बच्चा फिनाइलकीटोनुरिया से पीड़ित हो और उसका माँ बाप फिनाइलकीटोनुरिया से पीड़ित न हो, इसके लिए एटलीस्ट मम्मी पापा को कैरियर होना जरूरी है। मम्मी पापा कैपिटल पी स्मॉल पी के टाइप में होगा तो एक बच्चा मतलब 25% चांस है, चाहे वो लड़का पैदा ले या लड़की पैदा ले, उसको फिनाइलकीटोनुरिया होने का जी। ठीक है, ये ऑटोजोमल है जी, इसमें एक्स वाई नहीं करना शुरू कर देना, दोनों तरफ एक्स लेके बनाएंगे, कैपिटल पी स्मॉल पी, इधर भी कैपिटल पी स्मॉल पी लेंगे जी। ये सब लैंग्वेज हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा जी। ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया में होता क्या है जी, अगर हम लोग नॉर्मल है तो हम लोगों के अंदर में हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें फिनाइल एलानाइन नाम का आपको एलानाइन नाम का एक केमिकल आता है। ये जो तुम लोग दाल वगैरह खाते हैं कुछ भी खाइएगा ना, उसके अंदर में एक खास केमिकल होता है जिसका नाम है फिनाइल एलानाइन। इसको चेंज होना जरूरी है। अगर ये चेंज नहीं करेगा तो आपके अंदर में कीटोन बनाना शुरू कर देगा। ये आपके किडनी को डैमेज कर सकता है और साथ ही साथ ब्रेन को भी आपको असर कर सकता है। तो फिनाइल एलानाइन को चेंज करने के लिए हमारे पास फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है जी। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम है जो इसको चेंज कर देता है, इसमें टायरोसिन में चेंज करता है फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ, है ना, नॉर्मल है बात, ये नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन, नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन को नॉर्मल फंक्शन के लिए ऐसा करता है, टायरोसिन में चेंज करता है। और फिनाइल एलानाइन है जी, जब टायरोसिन में चेंज होता है तो इस इंसान का ब्रेन भी नॉर्मल होता है, किडनी भी नॉर्मल सब काम करता है। लेकिन किसी कारणवश जिसका स्मॉल पी वाला डीएनए होगा तो उसमें फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पाता है। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनने के कारण उसके बॉडी में फिनाइल एलानाइन डिपोजिट होने लगता है और इसके डिपोजिट होने से उसके ब्रेन में सर क्या होता है, सीजर्स आने शुरू हो जाता है, मतलब झटका लगता है उसको, एक मिर्गी का दौरा आने लगता है उसको। ठीक है, या है ना बेंड कर जाता है, मतलब वो बेहोश हो सकता है या कुछ भी ऐसा केस सब बनने लगता है जी। ठीक है, इलाज सिंपल है सर, इसको है ना एंटी फिनाइल एलानाइन या टायरोसिन नाम का केमिकल देना होगा या नहीं तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाना होगा। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग है ना फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज का एक सिमिलर कुछ कंपाउंड बनाएंगे जिससे फिनाइल एलानाइन उस इंसान के अंदर में तोड़ा जा सके, इंजेक्शन के तौर पे देंगे ताकि उसके बॉडी में काम हो सके जी। ठीक है, पर परमानेंट इलाज कभी नहीं हो सकता है, परमानेंट इलाज के लिए अलग तरीका से ढूंढना होगा। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके सिम्टम्स को कुछ कंट्रोल किया जा सकता है ना। 10-15 साल की उम्र से ये सिम्टम्स सब दिखना शुरू हो जाता है जी। ठीक है, उसके बाद अल्केटिनुरिया हम पढ़ाए थे। इसको अल्केटिनुरिया को क्रोमोसोम नंबर कितना पे था जी, 3 पे था इसका डीएनए। ठीक है, हम आपको ये भी सुना चुके थे लास्ट क्लास में। फिनाइलकीटोनुरिया जो देखते हैं है ना, अल्केटिनुरिया यहाँ पे लिख रहा है, अल्केटिनुरिया जो देखते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 3 पे होता है जी। माइस में है ना, माइस में 16 पे होता है, ये भी लिख लेना, इससे विवाद नहीं होना चाहिए। क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है माइस के केस में, और हम लोग में ह्यूमन में है ना क्रोमोसोम नंबर 3 पे इसका जीन पाया जाता है जी। उसके बाद अल्केटिनुरिया में भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसको गर्ड नाम के व्यक्ति ने खोजा था। इसको फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने जेनेटिक डिसऑर्डर सबका पता लगाया था, यानी फर्स्ट इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब पैदा लेते ही कोई रिएक्शन ना होना आपके शरीर में, इस बात से कोई रिलेटेड बीमारी हो सकता है, इसका पता लगाया था गॉड नाम के व्यक्ति ने, आपको लगाया था जी पता। ठीक है, और गॉड नाम के जो व्यक्ति था वो एक्चुअली में है ना उन लोगों को ये समझाया था कि एक बीमारी होता है जिसका नाम क्या सर आपको, अल्केटिनुरिया। इसमें किडनी टोन होता है जी, किडनी टोन इस बीमारी का एक सिम्टम्स, यानी इसका असर किस पे पड़ता है, आपकी किडनी पे पड़ता है, किडनी में सूजन आ जाना होता है इसका मतलब। ठीक है, किडनी टोन होगा, स्किन सब क्या हो जाएगा सर आपको, स्किन जो है ना डार्क होने लगेगा जी। ठीक है, स्किन डार्क होगा। एक नया सिम्टम ये भी है कि सर इसमें ईयर वैक्स है ना रेड होगा जी। ठीक है, ब्लडी रेड होगा जी। ठीक है, ईयर वैक्स जो देखते हैं कान के अंदर में जो वैक्स होगा ये आपको ब्लड रेड होगा जी। ठीक है, ये भी एक सिम्टम्स इस बीमारी का पता लगाने का है ना। पॉइंट क्या है सो सुनते हैं, होता क्या है इसमें, अल्केटिनुरिया में आप लोग या हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, उस खाने में होमोजेनेटिक एसिड होता है जी, होमोजेनेटिक एसिड होता है। इस होमोजेनेटिक एसिड को
चेंज किया जाता है ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज किया जाता है। एक करेक्शन होगा जी, ठीक है, उस करेक्शन को भी देखते हैं। अल्केटेनिया में होमोजेनेटिक एसिड का दूसरा नाम अल्कैप्टन है जी। इसका नाम क्या है? अल्कैप्टन के नाम से बुलाते हैं। उस दिन लिखा दिए थे कि इससे अल्कैप्टन बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। होमोजेनेटिक एसिड से है ना आपको ये एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है सर आपको, है ना, आपको मेली, है ना, एक लिखते हैं, है ना, मेली एस्टेटाइल एसिटो, है ना, एसिटो, है ना, एसिटिक एसिड, है ना, मतलब मेली, है ना, एसिटिक एसिड, है ना, एक मिनट रुक जाइए, मेली एसिटिक एसिटो एसिटिक एसिड, है ना, एसिटो एसिटो एसिटिक एसिड, जगह नहीं है यहाँ पे लिखते हैं, है ना। आपको आपको इससे क्या बनता है ना, मेली एसिटो एसिटिक एसिड बनता है। समझा रहा जी? ये हम लोग में होगा, हम लोग नॉर्मल है, हम लोगों में कोई अल्केटेनेरिया का बीमारी नहीं है, रहता तो पता चल ही जाता हम लोग को आज तक, लेकिन अगर किसी को ये बीमारी होगा तो उसमें यही रिएक्शन नहीं हो पाता है जी, ठीक है। ये जरूरी है आपके शरीर में ऐसा रिएक्शन होना, ये नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए, किडनी के लिए नॉर्मल, किडनी नॉर्मल काम करे उसके लिए आपको अल्कैप्टन को किस में चेंज होना है ना, मेली एसिटिक एसिटो एसिटिक एसिड में, है ना। एसिटो एसिटिक है यहाँ पे, है ना, ACTIC है, एसिडिक नहीं है ना, एसिटिक एसिड में ये चेंज करता है जी। जिस आदमी के अंदर में ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम नहीं होता है, अब ऑक्सीडेज हम ये भी पढ़ा चुके आपको, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में काम करने वाला एंजाइम है। जिस आदमी के अंदर में ये नहीं होगा, ये होमोजेनेटिक एसिड नहीं चेंज होता है। होमोजेनेटिक एसिड जो है ना, ये आपको डिपोजिट होने लगता है, डिपोजिट होने लगता है, ये अल्कैप्टन के नाम से जाना जाता है, या वही बात है, होमोजेनेटिक एसिड का दूसरा नाम अल्कैप्टन है। अल्कैप्टन डिपोजिट होने लगता है सर, है ना। और जहां भी डिपोजिट होता है, मान लीजिए ये स्किन हुआ इसका बंदे का, तो स्किन में जो देखते हैं सर, अगर यहाँ पे जमा हुआ तो सर ये आपको यहाँ पे आपको क्या होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही पूरा स्ट्रक्चर ब्लैक हो जाएगा। हम उस दिन में समझा आंख के इस रीजन में अब जमा हुआ तो ये पूरा रीजन ब्लैक ब्लैक नजर आएगा जी, ठीक है। इसका इलाज यही है, ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम दीजिए ताकि ठीक हो जाए, नहीं दीजिएगा तो आगे जाके किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जी। ये सब बीमारी है, आप इसके भी तुम निकाल सकती हो कि किसी बच्चे को अल्कैप्टोनुरिया है तो उसके मतलब कि उसके पास स्मॉल ए नाम का जीन है जी, ठीक है। ये भी बात आप लोगों को हम समझा दिए, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जी, ठीक है। अल्केटेनुरिया के बाद एक था मेलानिन, इसको समझाने के बाद हम लोग सिक्किल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया सब भी देख लेंगे, उसके बाद बात करेंगे आगे। एक आता है आपको मेलानिज्म, है ना। मेलानिज्म के लिए को भी गॉड नाम के व्यक्ति नहीं खोजा था, है ना। मेलानिज्म को भी जो देखते हैं, सॉरी मेलानिज्म कहते हैं, अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म जो देखते हैं, अल्बिनिज्म ये भी आपको कौन खोजा था, डिस्कवर बाय गॉड। इसने गॉड आपको गॉड नहीं इसको ढूंढा था। ये भी एक टाइप ऑफ क्या है सर आपको, ए टाइप ऑफ पेलियोट्रॉपी है, पेलियोट्रॉपी, या रुक जाइए, ए टाइप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और इसमें हम आपको समझाए थे कि अगर किसी आदमी को, है ना, मेलानिन बन रहा है तो अच्छी बात है जी। एक्चुअली में होता क्या है कि आप टायरोसिन जो लेते हैं ना, है ना, टायरोसिन जो है, टायरोसिन नाम का जो एमाइनो एसिड है, एमिनो एसिड, इसको, है ना, टायरोसिनेज नाम के, है ना, टायरोसिनेज नाम के एंजाइम की मदद से चेंज करते हैं किसमें सर आपको, है ना, मेलानिन में। और ये मेलानिन क्या करता है, आपके स्किन में या आपके अपर एपिडर्मिस में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो पर्सन है ये पर्सन के ऊपरी स्किन के लेयर पे आके जमा हो जाता है, ये यहाँ सब पे आपको जमा हो जाए, इवन हेयर सब में भी हो सकता है, मेलानिन सब यहाँ सब पे भी जमा होता है, या स्किन सब के नीचे जमा होता है। ये सूरज से आने वाले यूवी रे से बचाता है सर। ये यूवी रे को है ना यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेता है, आपके नॉर्मल सेल तक नहीं पहुंचने देता है। यहाँ पे जितना भी नॉर्मल सब सेल सब है जो कैंसर में बदल सकता है यूवी रे के संपर्क में आते हुए, पर सर ये होने नहीं देता है कौन, मेलानिन। मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है ये आपके स्किन को ब्लैक करता है, साथ साथ बाल को भी यही काला करता है जी, ठीक है। बॉडी में स्किन जो ऊपर का अपर सरफेस जो पिगमेंटेड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेलानिन, ए टाइप्स ऑफ क्या है सर, ये एक एमाइनो एसिड ही है। ये एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मेलानिन है क्या, एक तरह का एमाइनो एसिड है जो टायरोसिनेज नाम के एंजाइम से बनता है, नॉन एसेंशियल में नहीं जाना इसमें, ठीक है। और ये मेलानिन जो देखते हैं, है ना, ये स्किन को, है ना, आपको पिगमेंट कर देता है ताकि यूवी रे को एब्जॉर्ब कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा, यूवी रे डायरेक्ट स्किन तक जाएगा
और स्किन कैंसर काउज कर सकता है या टैन काउज कर सकता है। टैन कभी देखिए धूप में घूमिएगा, अगर आप टी शर्ट हाफ पहने हुए और ज्यादा देर धूप में रहेगा तो आप स्किन का कलर बदलता हुआ दिखाई देगा। जहां तक स्किन आपको यानी कि कवर था तो वहां पे मेलानिन कम बना, लेकिन जहां स्किन एक्सपोज था ना तो वहां पे ज्यादा मेलानिन बनता है, और ज्यादा मेलानिन बनने से वो ज्यादा डार्क हो जाता है सर। ये आपको बचाने का एक प्रक्रिया किया था आपका शरीर, लेकिन आपको अजीब लगेगा बाद में इसी को हटाने के लिए बहुत सारा क्रीम वगैरह लगाइएगा, लेकिन ये एक्चुअली में धीरे धीरे अपने आप कम जाता है जी, ठीक है, महीना 1.5 महीना में ये कम जाता है जी, ठीक है। लेकिन सर ऐसा नहीं होता तो स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है जी, ठीक है। स्किन में एक्सेस मेलानिन बनने लगता है, और ज्यादा मेलानिन से इंसान और भी ज्यादा डार्क होता है, या स्किन कैंसर अलग तरह का एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है जी, ठीक है। तो मेलानिन आपके लिए अच्छा है, वो आपको क्या करता है सर, ये बाहर से यूवी रे से बचाता है। एज के साथ कुछ जगहों का मेलानिन घटने लगता है, जैसे आपके बालों का मेलानिन क्या होगा, एज के साथ या किसी डिप्रेशन की वजह से या कोई भी कारण की वजह से मेलानिन की कमी होने से आपका स्किन आपको डिस्कलर होना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। मेलानिन की कमी होगा, है ना जी, इसकी कमी होने से है ना आपको पिगमेंटेशन कम जाएगा जी, ठीक है। पिगमेंटेशन कमेगा, पिगमेंटेशन कमेगा, इससे सर क्या होगा, उस इंसान के अंदर में बहुत तरह आपको की डिसऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब एक शब्द है जो 2018 मेडिकल में क्वेश्चन पूछा था, कभी किसी आदमी को देखिएगा कि स्किन का कलर अजीब रहेगा, कहीं पे ज्यादा व्हाइट रहेगा और कहीं पे ज्यादा डार्क रहेगा जी, ठीक है। उसको वेस्टिलेक कहते हैं जी, ठीक है। कभी आप देखिएगा कि कोई जगह ज्यादा ही उजला हो चुका है, आपको जगह बहुत ज्यादा ही अजीब, मतलब देखने स्पॉटेड या चितकबरा कलर का इंसान सब देखिएगा, बहुत तरह का ऐसा दिखाई देगा। आप लोग में से कोई है सेम साइंस कॉलेज से पढ़ा हुआ आरपी सिंह को देखी हो, हालांकि कमेंट नहीं करे कोई ऐसा, वो जोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर है वो, है ना। आरपी सिंह का देखिएगा, उनको भी वेस्टिलेक का एक प्रॉब्लम है, स्किन सब में बहुत सारा आपको व्हाइट ब्लैक स्पॉट सब आ जाता है, ठीक है। तो इसको वेस्टिलेक एक तरह का क्या सर आपको, है ना, एक नॉर्मल बात है वो मतलब एक कहा जाए तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, तो वो एक इसी का केस में आ जाता है, मेलानिन के ही एक केस में आ जाता है वेस्टिलेक। समझा जी, वेस्टिलेक में वही स्किन ब्लैक स्पॉट सब ज्यादा ब्लैक व्हाइट का स्पॉट सब देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, एनसीईआरटी 2018 का नीट का क्वेश्चन है ये, है ना। और हमने ये कहा था कि ऐसा हो क्यों जाता है, ऐसा हो इसलिए जाता है कि सर किसी को मेलानिन नहीं बन रहा है, इसका मतलब उसमें टायरोसिनेज नाम का एंजाइम नहीं बन रहा होगा। टायरोसिनेज नाम के एंजाइम के नहीं बनने से आपको उसके मेलानिन की कमी हो जाता है, एज के साथ भी हो सकता है, या किसी खाने पीने की डाइट में कमी होने से भी हो सकता है जी, ठीक है, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है जी। मेलानिन का न बनना ये साबित कर रहा है उस इंसान के अंदर में जेनेटिक डिसऑर्डर भी ये हो सकता है, मतलब किसी भी केस में आपको एल्बिनिज्म हो सकता है जी। पॉइंट क्या, 2 तरीके से एल्बिनिज्म तक पहुंचा जा सकता है जी, ठीक है। एल्बिनिज्म तक पहुंचना चाहते हैं, एक बीमारी का नाम है, तो ये 2 तरीके से पहुंच सकते हैं। एक है सर फिनाइल एलानाइन नाम का जो केमिकल है, फिनाइल एलानाइन नाम का जो केमिकल है, इसको आपको चेंज करता था फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम, इसमें टायरोसिन में चेंज करता था। दिस टायरोसिन चेंज इनटू द मेलानिन, ये नॉर्मल केस था। लेकिन किसी इंसान में अगर ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो सर ये भी नहीं बनेगा, और उसको क्या हो जाएगा, अल्बिनिज्म हो जाएगा। या नहीं तो सर ऐसा भी हो सकता है कि फिनाइल एलानाइन है और फिनाइल एलानाइन से फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज भी है और टायरोसिन बन रहा है ना जी, टायरोसिन तक सही चल रहा था, पर टायरोसिनेज नहीं होने के कारण, टायरोसिनेज नहीं होने का मेलानिन नहीं बन रहा है। इस केस में भी आपको क्या दिख रहा है, अल्बिनिज्म दिख रहा है। मेरा स्टूडेंट क्या समझेगा इसको, है ना, कि फिनाइल पीकेयू जिसको है ना, पीकेयू मस्ट सफर फ्रॉम एल्बिनिज्म। देखिए ये भी हम बता चुके हैं आपने, इस सब केस में कोई आदमी मरता नहीं है, किसी को पीकेयू हो गया तभी नहीं मरेगा, उसको खाली मिर्गी का दौरा आता रहेगा, उसको बचाने के लिए सुई सब रखना पड़ेगा, या गॉड गिफ्टेड होगा, कुछ थोड़ा सा बन जाए तो उससे बच जाएगा। और अल्बिनिज्म से भी कोई इंसान नहीं मरेगा, उसको धूप से बचना होगा, ज्यादा धूप के संपर्क में नहीं आना होगा, ज्यादा धूप के संपर्क में स्किन को काटते हुए चला जाएगा सेल में, अब सेल में जाते हुए स्किन को कैंसर काउज कर देगा जी, ठीक है। तो उसको देखिएगा कभी अंग्रेज सबको तो पूरा आपको लपेट के निकलेगा, बाहर निकलने से पहले वो नहीं तो क्रीम लगाएगा, सन क्रीम या कुछ ऐसा क्रीम लगाए जिससे उसको स्किन पे कहीं इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो पीकेयू जो देखते हैं जिसको होगा उसको एल्बिनिज्म होगा, ये बात तय है जी, ठीक है। लेकिन बट है ना, एल्बिनिज्म है ना, आपको एल्बिनिज्म पेशेंट जो होगा है ना, मे और मे नॉट बी, है ना, मे और मे नॉट बी सफर फ्रॉम है ना पीकेयू। जिसको फिनाइल कीटोनुरिया होगा उसको ये बात तय है सर, उसको अल्बिनिज्म होगा। लेकिन तुम किसी डॉक्टर को या ये देखो कि अल्बिनिज्म स्पॉट डिटेक्ट किया है, तो अल्बिनिज्म डिटेक्ट करने की वजह से उसको पीकेयू हो ये जरूरी नहीं है जी, ठीक है। मतलब किसी भी आपको
किसी केस में हम लोग ये देखे कि सर किसी को अल्बिनिज्म हो गया है तो सर उसको पीकेयू है या नहीं है इसकी बात का पता आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन किसी को सर आपको पीकेयू हो गया है ना जी, तो उसको डेफिनेटली अल्बिनिज्म होगा जी। ये बात भी आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, है ना, हो गया, ये भी समझा दीजिए हम। उसके बाद आते हैं 2-3 और टॉपिक था, एक टाई सैक था। अब लास्ट क्लास में हम गैलेक्टोसेमिया भी पढ़ा दिए थे आपको, है ना, गैलेक्टोसेमिया भी आपको पढ़ा दिए थे। इसमें हमने आपको ये बता दिया था कि गैलेक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, गैलेक्टोज नॉट कन्वर्ट इनटू द गैलेक्टोज, है ना, गैलेक्टोज नहीं कन्वर्ट होता है ना, गैलेक्टोसोमिया हो जाता है गैलेक्टो, और आपको इसमें गैलेक्टोज नहीं कन्वर्ट हो पाता है, नॉट कन्वर्ट इनटू जी आपको ग्लूकोज। ये एक प्रकार का एलर्जी हो गया जी, इस वजह से उस इंसान में ना सर्वाइवल चांस कम हो जाता है, उसको मिल्क नहीं देना होगा, मिल्क देने से उसके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सेल गैलेक्टोज को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इंसान की मौत भी हो सकता है जी, ठीक है। एक गाउचनर डिजीज भी था जी, ठीक है, गाउचनर डिजीज भी था। गाउचनर डिजीज में क्या होता है कि सर बचपन में है ना, अगर अभी 8-9 साल का ही लड़का है, ठीक है, उस लड़के के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो खाना कम ही खा रहा है। कभी आपको ऐसा भी पेशेंट से मिलेगा, खाना बोला कि हम कम खाते हैं लेकिन मेरे बॉडी में फैट ज्यादा जमा हो जाता है। एक मिनट जाने दो दोस्तों, तो हम बोले थे गाउचनर डिजीज से बात कर रहे हैं। गाउचनर डिजीज में क्या होता है कि सर कम उम्र में ही 9 से 10 साल का उम्र है, उस दौरान उसके बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में फैट बन रहा है और उसके शरीर फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, मतलब फैट को कन्वर्ट करने की कोशिश कर नहीं पा रहा वो, इस वजह से उसके अंदर में फैट डिपोजिट होने लगता है। 15 साल की उम्र आते आते अगर वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर रहा है, अगर वो सर्जरी नहीं करा रहा है या है ना एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट जेनेटिक डिसऑर्डर भी है इसके पीछे, वो आदमी जो भी तेल वाला सामान खा रहा है उसके शरीर में तेल वाला सामान जमा हो जाता है, कंट्रोल नहीं करेगा या ऑपरेशन नहीं करेगा तो उस इंसान की मौत हो जाएगी 15 साल के आते आते जी, ठीक है। ये उसके साथ प्रॉब्लम है कि खाना कम खा रहा है या खा रही है, बट उसके बॉडी में जितना भी फैट आ रहा है वो स्टोर हो जा रहा है जी, ठीक है, मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग है ना आपको गाउचनर डिजीज के नाम से बुलाते हैं। ये भी एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इस बात को भी ध्यान, ये सब यूज होगा जी जब हम आपको वो पढ़ाएंगे तब पेडिग्री एनालिसिस, इतना भी पढ़ा रहे हैं, ये सब का यूज है पेडिग्री एनालिसिस में, हार्ड क्वेश्चन के लिए। सॉफ्ट क्वेश्चन तो सब बना लेगा, हार्ड क्वेश्चन देखिएगा तो पता चलेगा। उसके बाद ये एक नया टॉपिक था इसमें, टाई सैक डिजीज, एक बीमारी और भी है टाई सैक डिजीज, टाई सैक डिजीज को भी चर्चा में ले आते हैं। टाई सैक डिजीज ये नाम है जी, टाई सैक डिजीज जो देखते हैं, इस डिजीज में हम लोग देखते हैं कोई बच्चा 4 साल से भी ज्यादा नहीं जिंदा रह पाता है, क्योंकि इसके अंदर में हेक्सा है ना एमाइनोज नाम का एक केमिकल जमा होने लगता है बच्चे के ब्रेन में जी, ठीक है। एक आपको हेक्सा है ना, आपको हेक्सोज है ना एमिनिडेज नाम का एक बॉडी में जमा होने लगता है जी, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ हेक्साइनेज है ना, ये आपको क्या होता है कम होने लगता है जी, ठीक है। ये एक है ना डोमिनेंट डिजीज में आएगा, सॉरी टाई सैक इसमें नहीं है, टाई सैक इसमें आता है जी, ठीक है। टाई सैक डिजीज है, ये भी नोट्स में लिखा होगा कहीं पे, है ना। ये आपको क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे इसका रिलेटेड जीन है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे इसका जीन है, ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर में आता है जी, ठीक है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये। इसमें क्या होता है, ब्रेन जो है ना सर, आपको ब्रेन जो देखते हैं, ब्रेन स्टोर करने लगता है, स्टोर करता है ना, हेक्सोज है ना, है ना, अब एमिनिडेज है ना, एमिनिडेज ये एक केमिकल एंजाइम है, ये स्टोर होने लगता है, ये स्टोर होने से सर इंसान में क्या होता है, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर आने लगता है, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर आने लगता है। ये लड़का 4 से 5 साल भी जिंदा नहीं रह पाता है, क्योंकि ये इसके लिए लीथल हो जाता है, ये एंजाइम इसके लिए पॉइजन हो जाता है, ठीक है। जिसके पास अगर ये डीएनए आ गया है ना, टाई सैक डिजीज में आपको टी कैपिटल वाला आ गया समझो तो वो गया, और टी स्मॉल वाला ऐसे भी आ गया तब भी गया, मतलब अगर हम लोग बचे हुए हैं ना तो हम लोग के लिए टाई सैक डिजीज क्या होगा, स्मॉल टी वाला होगा जी, समझा रहा हम क्या होना चाहे, मतलब जिसके पास स्मॉल टी सब होगा वो सब क्या होगा सर, आपको बच जाएगा, जो आपको कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के केस में होगा तो वो मरने लगेगा जी, ठीक है। सेम बात इसमें भी होगा, सेम बात इसमें भी होगा, सेम बात इसमें भी होगा जी, ठीक है। और इसमें जो देखते हैं जी, ठीक है, बोले ना इस सबको भी जल्दी जल्दी बोल देते हैं, ये सब नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन हल्का फल्का नाम सब सुनी रहोगी ना तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। कभी कभी हार्ड क्वेश्चन दे दिया ना तो उसमें आपको कुछ स्टेप खुद से भी सोचना पड़ जाएगा। हालांकि आप यहाँ पे देखिए एक नया बीमारी का नाम है जिसका नाम क्या आपको है ना, कॉन्ड्रियो डिस्ट्रॉफिक डॉर्फिज्म है ना जी, कॉन्ड्रियो
डिस्ट्रॉफिक डिस्ट्रॉफिक ड्वार्फिज्म। ये बीमारी भी ऑटोजोमल डोमिनेंट से होता है जी, ठीक है। और इस बीमारी में क्या देखते हैं, जिस आदमी के पास डोमिनेंट होगा ना ये डीएनए, मतलब कैपिटल ये होगा या ना ऐसा वाला होगा, ये इस आदमी के अंदर में है ना बोन का इलोंगेशन रुक जाएगा, हड्डी की लंबाई ये सब बढ़ना क्या हो जाएगा, रुक जाता है जी, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगा सर, आपको हाइट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। ये आपको लीथल भी हो सकता है, मे बी लीथल, मतलब कम हाइट रह जाएगा और उसके अंदर में ऑर्गन सब डेवलप करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसको बॉडी में एक जगह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। देखो ना, हड्डी का लंबाई नहीं बढ़ रहा लेकिन ऑर्गन सब बढ़ेगा, टिश्यू सब का लंबाई सब थोड़ा बहुत बढ़ेगा, तो अजीब तरह का शरीर हो जाता है इसमें। इनमें भी लीथल, ये जानलेवा भी हो सकता है जी। मतलब हम लोगों को ये बीमारी नहीं है, इसका मतलब हम लोगों के पास स्मॉल सी वाला डीएनए है जी, ठीक है। समझ में आ रहा जी, कॉन्ड्रोलिथल का टर्म सेशन में इसमें बोन सब इस सब शॉर्ट आर्म सब है कि शरीर सब छोटा रह जाता है जी, ठीक है। ड्वार्फ लिखी दिए नामे में, तो इस सब तुम लोगों नामे से क्लियर हो जाएगा, है ना। एक आ जाओ, इसका जस्ट उल्टा है, कॉन्ड्रियो डिस्ट्रॉफी का जस्ट उल्टा है आपको मार्फेन डिजीज, है ना जी। मार्फेन डिजीज इसका जस्ट उल्टा आता है जी, ठीक है। इसमें आपको हड्डी की लंबाई बेतहाशा से बढ़ने लगता है जी, है ना। बॉडी का लंबाई चौड़ाई क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, इसलिए इसको स्पाइडर फिगर में आपको, है ना, स्पाइडर फिंगर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, स्पाइडर फिंगर के नाम से लाते हैं जी, ठीक है। इसमें क्या होता है, लूजनिंग ऑफ, ड्यू टू द लूजनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ड्यू टू, है ना, लूजनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको बांध के रखना चाहिए था वो सब कंट्रोल खो देता है, इसलिए मसल सब का ग्रोथ ज्यादा होने लगता है, आदमी का हाथ पैर सब चौड़ा हो जाएगा, पूरा लंबा चौड़ा हो जाएगा, ड्यू टू लूजनिंग ऑफ, है ना, आपको लूजनिंग ऑफ, है ना, कनेक्टिव टिश्यू के, है ना, लूज करने से आपको ये दिखाई देता है जी, ठीक है। समझना रहा जी हम कहना चाहे, ये बात याद रखिएगा किसमें आपको है, ये बात हो गया आपको मार्फेन, है ना, मार्फेन डिजीज में आ जाता है जी, ठीक है। एक आता है आपको न्यूरोफाइब्रो, है ना, मेटोसिस, है ना, ये भी देख लेते हैं। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में क्या है ना, ये भी एक तरह का क्रोमोसोम नंबर 17 पे डिसऑर्डर होता है जी, ठीक है। इस पर्सन में क्या देखते हैं, है ना, इसमें आपको कि बाय बर्थ कभी आप जो दाग सब देखते हैं ना, कोई कभी देखते हो कोई जन्म लेता है, मेरा बर्थ मार्क है यहाँ पे, या जिसको हम लोग तिल बोलते हैं जी, जैसे ये हुआ ना जी तिल वगैरह, तो ये सब बाय बर्थ एक तरह का स्पॉट सब बनता है जी, ठीक है। तो एक तरह का बीमारी है जिसका नाम है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, है ना जी। ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ये क्रोमोसोम नंबर 17 पे इसका ये जीन होता है, डिस्कवर कौन किया था नहीं लिखा हुआ, हम भी नहीं जानते। और ये क्या होता है सर आपको, है ना, ये एक तरह का आपको, है ना, आपको स्पॉट सा होता है, टैन या स्पॉट बाय बर्थ, है ना जी, स्पॉट बाय बर्थ। फिर देखिए कोई बड़ा दाग हुआ बॉडी पे, है ना, या कोई तिल वगैरह हुआ, ये सब एक बीमारी की कैटेगरी में आता है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, है ना। एक्चुअली ये क्या है सर आपको, है ना, ये आपको एक बेनिगन ट्यूमर हुआ जी, ठीक है। बेनिगन ट्यूमर होता है, बेनिगन ट्यूमर हम पढ़ाए हुए आप लोगों को। ये बेनिगन ट्यूमर एक ऐसा कैंसर जो एक ही जगह पर रुका रहेगा, है ना, साइज बढ़ेगा भी तो वहीं पे रहेगा, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में नहीं जाता है जी, ठीक है। और है ना, अपीयरेंस भी हो सकता है, मतलब इसका नया आपको खोज मतलब हो सकता है, मतलब कभी कहोगे सर बचपन में यहाँ पे नहीं था लेकिन अब आया है सर। तो हम न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस में क्या बता रहे हैं, ये एक तरह का ऐसा स्पॉट बनना होता है जी, ठीक है। ये बेनिगन ट्यूमर है, आपको ये अपीयर और इंक्रीज करता है, अपीयर कर सकता है और इंक्रीज कर सकता है। अपीयर का डिक्रीज मतलब गायब नहीं होगा, आ गया तो फिर जाएगा नहीं, अपीयर होगा एंड, है ना, इंक्रीज करेगा जी, ठीक है, इंक्रीज करेगा लाइफ स्पैन में हो गया। एक बार कट करके ज्वाइन करो, तो एक बार कट करके सब आप लोगों को ट्रिक देते हैं कि 4 बीमारी याद कर लोगे ना इधर का, तो उधर अपने आप समझ में आ जाएगा कि ट्विस्ट होता तो इधर से ना आएगा। टाई-स्टैक डिजीज था, है ना, आपके एनसीईआरटी में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिया हुआ है, तो आप इसको यही मान के चलिएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एनसीईआरटी में दिए हुआ है, तो उसको आप कॉन्ड्रियो डिस्ट्रॉफिक आपको ड्वार्फिज्म मान के चलिएगा। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ये हाथ पैर में जो तिल आता है, ये सब क्या है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है। इस इंसान से मौत तो नहीं होता लेकिन उसके शरीर अकवर्ड सा लगेगा देखने में, है ना। उसके बाद मार्फेन डिजीज हुआ, और एक हो गया आपको टाई-स्टैक डिजीज सब हो गया जी, ठीक है। इसके अलावा, है ना, 2 ऐसा और है जो सुन सकते हैं नाम, डिम्पल जो बनता है, कभी देखिए कोई स्माइल करता है तो उसका पूरा ये गड्ढा बन जाता है जी, ठीक है। तो ये एक तरह से जिसको गड्ढा बनता है उसको रिसेसिव है, जिसको नहीं बनता उसको डोमिनेंट डीएनए है जी, ठीक है। तो डिम्पल आना ये कोई बीमारी नहीं होता है, ठीक है। एक पीटीसी वाला भी है जी, ठीक है, पीटीसी टेस्टर। पीटीसी का फुल फॉर्म खाली आप लोग याद रखिएगा, हम लिख देते, पहले इसको मिटाने दो आप। अब खाली 2 ही बीमारी रह गया जी जो मेन है जी, असल में आप लोग वही सब सुनना चाह रहे हैं, सिकिल सेल के बारे में और
थैलासीमिया के बारे में, ये मेन टॉपिक है। रुक जाओ, लेकिन हम 2 नाम और ले लेते हैं। एक पीटीसी टेस्टर, ये बीमारी नहीं पढ़ा रहे हम आपको, ठीक है। पीटीसी टेस्टर जीन और एक है डिम्पल बनना। डिम्पल जो भी हो, नाम याद रखना, डिम्पल नामे से क्लियर है, ठीक है। डिम्पल का मतलब वही गड्ढा जो गाल में बन जाता है ना, हंसने से, है ना। तो लेकिन अभी हम बोले थे पीटीसी की बात, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है ना। फिनाइल क्या है सर आपको? थायो कार्बामाइड, है ना, कार्बामाइड। एक बार चेक कर लेते हैं नाम, पीटीसी का फुल फॉर्म लिख लेना कहीं पे, एनसीईआरटी बुक में लिखा हो तो और अच्छी बात है ना। फिनाइल थायो कार्बामाइड, सही है ना। इसको एक फॉक्स नाम के बंदे ने खोजा था जी, ठीक है। डिस्कवर बाय फॉक्स, डिस्कवर कौन किया था? डिस्कवर बाय फॉक्स, नाम है साइंटिस्ट का एक। और इसने यही बताया था, इट इज नॉट अ डिजीज, ये कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। और आपको पीटीसी टेस्टर और नॉन टेस्टर, देखो दुनिया में मैक्सिमम, एक और बात क्लियर कर लेते हैं, इट इज ए ऑटोजोमल डिसऑर्डर, है ना। ऑटोजोमल कैरेक्टर है ये, ऑटोजोमल कैरेक्टर में गिना जाएगा जी। ऑटोजोमल कैरेक्टर में देखेंगे हम लोग इसको। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एक हम लोग इसमें क्या देखते हैं, है ना, ऑटोजोमल कैरेक्टर में आता है जिसके पास भी कैपिटल टी हुआ या कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, इसका मतलब वो क्या है? पीटीसी टेस्टर है, ये टेस्टर पॉजिटिव होगा। और इसके लिए पीटीसी नाम का केमिकल जो है ना, इसके लिए बीटर महसूस होगा, कड़वा महसूस होगा जी। और जिसके पास स्मॉल टी होगा वो नॉन टेस्टर में जाएगा, उसको कोई टेस्ट ही नहीं पता चलेगा। जैसे आप पानी पीते हो ना, तो पानी का टेस्ट ना जल्दी पता कर पाते हैं अगर नॉर्मल पानी पी रहे तो। उसी तरह से पीटीसी को लड़का जो लेता है अपने जीभ पे, तो पीटीसी का टेस्ट बोर्ड नहीं होने के कारण वो टेस्ट का नहीं पता लगा पाता कि हम क्या खा रहे हैं या क्या ड्रॉप गिरा है, ठीक है। लेकिन किसी को पीटीसी टेस्टर नाम का केमिकल को रिसीव करने वाला केमिकल ये होगा रिसेप्टर, तो उसके लिए वो बीटर स्वाय उसको बताएगा जी, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब उसके पास कैपिटल टी वाला डीएनए हो और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला डीएनए। इस पर क्वेश्चन देता है कि पति पत्नी पीटीसी नॉन टेस्टर है, उसका बेटा आपको टेस्टर निकल गया, कैसे? तो स्मॉल टी सॉरी नॉन टेस्टर तो स्मॉल टी है, ये कभी भी नहीं ना दे सकता जी, कभी भी नॉन टेस्टर आ ही नहीं सकता, मतलब टेस्टर आ ही नहीं सकता। एक भी अगर ऐसा रहा तभी उसके पास अगला पीढ़ी में क्या आएगा? टेस्टर वाला केस आएगा जी, ठीक है। हो गया जी, समझा दी। ये भी डोमिनेंट होगा तो टेस्टर, और आपको ये रिसेसिव होगा तो नॉन टेस्टर जी, ठीक है। हो गया, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। आपको इसके अलावा कुछ खास नहीं है इसमें। ये हो गया जी पीटीसी टेस्टर नॉन टेस्टर। एक सब आपको ये भी देख सकते हैं, आईक्यू निकाल सकते हैं जी किसी का हम लोग, ठीक है। आईक्यू पावर निकाल सकते हैं। आता है आईक्यू पावर निकालने किसी को आप लोगों में से? मोबाइल गेम खेल करके नहीं, जो जितना अच्छा मोबाइल गेम खेलेगा उतना ज्यादा उसका आईक्यू रहेगा जी। इसमें तो दिलनवाज सबसे आगे होगा, 180 होगा नहीं रे है कि भी नहीं, चला गया है तो सुन रहा है जी दिलनवाज। हाँ, कैसे निकालते हैं आईक्यू? इंटेलिजेंस कोटेंट, आईक्यू कोचिंग क्लासेस, बताना रे आईक्यू वाली सब है ना, आईक्यू कोचिंग क्लासेस। कोचिंग का नाम बदल गया कि वही नाम है जी? सफक किसके कोचिंग का? फिजिक्स का रे, फिजिक्स का कोचिंग का नाम आईक्यू कोचिंग है ना तुम्हारा? नहीं तो हाँ, नहीं, क्या नाम है फिजिक्स के कोचिंग का? कुछ नाम ही नहीं। झूठ नहीं बोलो, नाम है। पहले कुछ था मॉडर्न करके, फिर बदल गया नाम समय समय बदलता है नहीं। आईक्यू था रे, 1-2 साल पहले था नाम। हम नहीं पढ़ रहे हैं। था पता है हमको भी। तू क्या नाम बोल रही है? नहीं, बायो ट्यूशन का नाम था, मेरे बायो ट्यूशन का नाम था। हाँ वही था सर, कहीं से कहीं मिला दिए, भूल गए थे। ऐसा कुछ नहीं इसके सफा के फिजिक्स के टीचर गुरुजी का नाम नहीं, गुरुजी के कोचिंग का नाम था आईक्यू क्लासेस। आईक्यू है ना, आईक्यू माने आईक्यू क्या जी?
तो हम भी तो बोले उनके गुरुजी का ही नाम, कोचिंग का नाम था, आप भी उसके गुरुजी ही हैं। चलो हो गया वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, काट दो, नहीं तो चीज सब करने कट पेस्ट करके उससे सबका देगी, है ना। कुछ नहीं बोले रे, कुछ नहीं, चलो कोई गुरुजी नहीं तुम्हारे। जा रही कि नहीं अभी ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ी कि ये ऑफलाइन चल रहा है? ऑनलाइन हुआ था 2-3 दिन बस, फिर उसके बाद अब सर बोले हैं ऑफलाइन करेंगे। सारा कब से? 2 दिन में खत्म कर दिए पूरा सिलेबस को। क्या हुआ? क्या सबक? पागल है तू, कौन पागल? सोनम। ये तो है खाली वो नहीं है, कौन है मतलब ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? हो रहा है, हो रहा हो है। रहा है रिकॉर्ड। अच्छा तो मेरे पास है ना, कट पेस्ट कर देंगे, तुम लोगों ने ना कर रही है। देखिए इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट ये सब है ना, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन लिखा हुआ है तो हम थोड़ा पढ़ देते हैं इसको भी, नहीं बस जानने के है इच्छा में, है ना। मतलब रेशियो बिटवीन एक्चुअल एज एंड, है ना जी, आपको रेशियो, बंद करो, किसका माइक ऑन है? रेशियो बिटवीन मेंटल एज, रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ मेंटल एज, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू और विथ, है ना, विथ एक्चुअल एज, एक्चुअल एज, ये आउट ऑफ सिलेबस है जी, बस वैसे ही डील कर रहे हैं, नहीं होगा तो छोड़ देना, है ना। इज कॉल्ड IQ, इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग? IQ के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। देखो अगर हम लोग सरकार के नियम कानून मान के चले ना, तो सरकार एक एज लिमिट किया हुआ है कि इतना एज में आपको ये नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका मतलब, आपका नहीं मतलब आपके घर में कोई ऐसा लड़का है या लड़की है जिसका एज 10 साल है, लेकिन वो है ना 14 साल, मतलब नहीं कि मैट्रिक का क्वेश्चन बना रही है, मतलब माना जाता है बिहार सरकार के अकॉर्डिंग कि 14-15 साल की उम्र में जो 10th पास किया है, ठीक है, मतलब 10th पास करने का उम्र यानी मेंटल एज कितना होना चाहिए? 15 साल होना चाहिए, ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा है जो 10th में ही आपको इसका क्वेश्चन सब बना रहा है, ठीक है, क्या नाम है, मतलब 10th में ही क्वेश्चन बना रहा है सर, आप सॉरी 10th 10 साल का ही है और 10th का क्वेश्चन सब बना रहा है, मतलब 15 साल का क्वेश्चन बना रहा है, तो उसका IQ निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब भारत सरकार के अकॉर्डिंग IQ निकालोगे तो 15 एज हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा मेंटल एज, है ना, और 10 साल उसका एक्चुअल एज हो गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, इसको काट कूट करो ना तो 150 हो जाएगा, इसका IQ कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा जी, ठीक है। समझा राजन क्या होना था? अगर आप लोग अपना IQ निकालना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो कि आप अगर जिस क्लास में हैं उस क्लास में सरकार आपको अलाउ, मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं, अगर UG कोर्स लेके चलते हैं, MBBS का पहला साल में एंट्री की हो, तो आपका IQ एज मतलब IQ क्या होना चाहिए, मतलब मेंटल एज कितना होना चाहिए? मेंटल एज कम से कम 17 साल होना चाहिए, है ना, MBBS में जाने के लिए। और आपका एज अगर 17 है तो आप 100% IQ है, मतलब इतना IQ भी है आपके पास है तो आप मतलब 17 कट जाएगा ना, हाँ ये तो 100 IQ का लड़का डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। पर ये इमेजिनेशन को नीचे बढ़ाती चली जाओगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 20 कर देते हैं, है ना, इसको काट कूट करो तो 2 पंचे 10, तो इसका IQ कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। समझ आ रहा है हम क्या बोलना है? मतलब कोई एज तुमको लेना पड़ेगा, है ना, रिस्पेक्टिवली एज लेना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सब बनेगा जी, ठीक है। तो एक डाटा है कि एक नॉर्मल मतलब जीनियस लड़का को एज कितना होना चाहिए, सॉरी IQ कितना होना चाहिए, जीनियस जिसको कह सकते हैं, तो 140 के आसपास होना चाहिए। हालांकि आप तुमको है ना 155 भी मिलेगा। वो स्पेलिंग कॉन्टेस्ट होता है कि अगर आप 1 मिनट में 15 तरह का स्पेलिंग बोल देती हो, ये भी इससे भी IQ निकाला जाता है, ठीक है। मतलब IQ निकालने के लिए और भी पैरामीटर्स है, उसमें से एक पैरामीटर आप स्कूल के एकेडमिक कैलेंडर और आपका एज, है ना, दोनों के रेशियो से भी तुम IQ निकाल सकती होगी, ठीक है। तो 140 जिसका आपको IQ आता है, आइंस्टीन का इतना ही था, तो इतना IQ जो आएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या सर? आप जीनियस हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से आप बोल सकते हैं किसी को। उसके बाद किसी को अगर आप 0 से 24 IQ आता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो इडियट है, समझ रहा जी। तो इसका ये हो गया, और दूसरा हो गया सर आपको 25 से लेके 49 होगा जी, ठीक है, जिसका अब ये, तो उसका मतलब आपको है ना इम्बिशियल है। इम्बिशियल मतलब कि थोड़ा सा उसको समझाना पड़ता है कि कोई काम कर रहा है, मतलब उसको बचपन में सिखा दिए थे ये काम गलत है, फिर भी काम करता है, फिर उसको समझाइए, फिर उसके बाद भूल जाए, फिर ऐसा टाइप का, है ना। उसके बाद
है ना, जिसका 50 से है ना 70 के बीच में आएगा, इसका मतलब मूड है। मॉड मतलब कि उसको थोड़ा सा रटना पड़ता है, रट्टा टाइप का स्टूडेंट हो गया ये, ठीक है। एक डल भी होता है 70 से 90 में, ये डल हो गया। डल है तो मतलब खराब नहीं है, मतलब उसको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है बहुत दिनों तक के लिए, ठीक है, मतलब रटने टाइप का ही स्टूडेंट इसको भी कहिएगा। ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो देखते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो देखते हैं जो पढ़ता लिखता कम है, उसके पास 80 से 90 होता है IQ जी, ठीक है, मतलब 80 से 90। ये दोनों डल और ऑर्डिनरी एक ही बात होगा यहाँ पे, ऑर्डिनरी स्टूडेंट सब के लिए भी हम लोग लिखे तो। और एक आपको कहा जाए, आपको एवरेज स्टूडेंट है ना, ये सबसे ज्यादा गाली होता है एक IITian के लिए, है ना। एक किसी को आप एवरेज करके बुला दीजिएगा, वो कहेगा कि गाली बक दो, एवरेज मत बोलना, है ना, क्योंकि एवरेज का मेडिकल या है ना ये सब नहीं, एवरेज का सही IIT नहीं होता है, मेडिकल तो हो जाता है। 109 है ना, ये उसका होता है जी, ठीक है, एवरेज का। और सुपेरियर का है ना, और मोस्ट सुपेरियर का, ये सब तो इसके बीच में हो जाएगा। जीनियस का 140 हो जाएगा। लेकिन अभी तक IQ जब देखोगे ना, रिकॉर्ड बना है 165 भी IQ सब आया हुआ है जी, ठीक है, 165 170 बच्चे सबका IQ, मतलब 8-9 साल का बच्चा है उसका खूब IQ तेज रहता है। इवन हम ये भी देखे CBSE का जो बच्चा सब रहता है ना, 10th तक बहुत तेज रहेगा। कोई भी CBSE स्कूल का जो हो 10th पास करेगी या करेगा ना, खूब तेज रहेगा। 11-12 आएगा तब उसका आपको औकात पता चल जाता है, ठीक है, मतलब 10th में IQ रहेगा एकदम सुपर 10+ CGPA या उससे ज्यादा। लेकिन अब जैसे 10th के बाद 11-12 आता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि दिन दुनिया क्या है, समझा ना जी। तो 10th के बच्चे का IQ निकालना आसान है, पर 11-12 का IQ निकालिए, है ना, बैंड बज जाता है सबका भी, है ना, खूब घूमता है ना, इसीलिए। हो गया जी, समझा दिए। तुम कितना निकाली सोनम भारती IQ तो अपना निकाल दे तुम्हारा सोनम भारती? आपका आपका निकाले हैं। मेरा कैसे निकलेगा जी? आपका बोर्ड पे आ ही नहीं रहा, कहाँ है आपका IQ? सोनम भारती का हम निकालते हैं 100 मल्टीप्लाई विथ 100.1, है ना, कितना हो जाएगा रे? तो 0.1 IQ हो गया, 0 के आसपास है, कुछ तो है। आपका कुछ नहीं है, उससे तो कुछ है ना, आपका तो कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है। आइए आप मेन टॉपिक पे आ गए हम लोग, है ना। टॉपिक का नाम क्या है, ठीक है सिकल सेल एनीमिया। एक 2017 में क्वेश्चन पूछा था इससे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम पे, है ना जी। हम लोग पहले थैलेसीमिया पे डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। थैलेसीमिया क्या होता है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे जी, थैलेसीमिया पे। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया पे ले जाएंगे। हम मोटा मोटा बात से बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए जब बच्चा जब जन्म लेता है ना, शुरुआत का जब 2-3 साल रहता है या 5 साल रहता है ना, अर्ली स्टेज में जो चाइल्ड रहता है ना, अर्ली स्टेज चाइल्ड कहा जाए तो 2 to 5 ईयर, है ना, 2 से 5 साल का जो लड़का या लड़की रहता है, इसके पास जब हीमोग्लोबिन चेक करने जाओगी, इसके पास 2 अल्फा चेन होता है और 2 गामा चेन होता है, गामा चेन। अब गामा के सिंबल ऐसे दिखते हैं हम लोग, गामा सिंबल ऐसे। और 5 साल के बाद है ना, गामा चेन किस में चेंज होने लगता है, बीटा में चेंज होने लगता है जी, ठीक है। और गामा चेन बीटा में चेंज हो रहा है तो नॉर्मल बात है सर, है ना। लेकिन यही गामा चेन और गामा चेन नहीं चेंज हुआ जी, ठीक है। चेन नॉट चेंज इनटू बीटा इज कॉल्ड थैलेसीमिया। इसी को क्या नाम देते हैं, थैलेसीमिया के नाम से लाते हैं। ये सबसे कॉमन केस है। हम आपको इससे ये साबित करना चाहते हैं कि बच्चे में थैलेसीमिया तो देखने का ज्यादा सिम्टम्स होता है। अगर बीटा चेन में नहीं बदला, है ना जी, कौन बीटा चेन, 2 बीटा चेन में 2 अल्फा 2 गामा चेन होता है, और इसी गामा चेन को किसमें बदलना रहता है, बीटा चेन में बदलना रहता है जी, ठीक है। ये नहीं बदला, इसका मतलब उसको थैलेसीमिया हो गया सर। ये एक नॉर्मल कंडीशन है जी। अब आप छिलका छड़ाओगी तो जिसमें तुमको अल्फा थैलेसीमिया भी होता है, अल्फा चेन के न बनने से भी होता है और बीटा चेन के न बनने से होता है। मोस्टली ज्यादातर बीटा चेन की वजह से गड़बड़ी देखने को मिलता है जी थैलेसीमिया का। बचपन में थैलेसीमिया आपको एक्सपोज कर जाता है, क्योंकि गामा चेन का चेंज होना जरूरी है, और वही नहीं चेंज हुआ सर, दैट मीन्स वो लड़का क्या हो गया सर, थैलेसीमिया पेशेंट हो गया जी, ठीक है। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन जो देखते हैं, ये नॉर्मल इंसान का संकेत है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको थैलेसीमिया हो गया जी, ठीक है। गया जी दिमाग में, मतलब एक कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, थैलेसीमिया ड्यू टू, तो तुमसे पूछेगा ये थैलेसीमिया है या नहीं, तुम कहोगे हाँ है ये थैलेसीमिया। कब, जब आपको बच्चा
अडल्ट हो जाए तब, ठीक है जी। या किसी भी पर्सन में 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन दिख रहा है, गामा का सिंबल यही होता है शायद, है ना। तो इस तरह का केस जब देखते हैं, इस सिंबल को हम लोग मतलब इस तरह का केस जब होगा आफ्टर एज में, है ना, मतलब इतना दूर के 5 साल के बाद, तो इसका मतलब उसको थैलेसीमिया हो चुका है जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोल रहे हैं। थैलेसीमिया पे आप सुनते हैं अच्छे से। देखिए ये भी एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये आपको क्या दिखाई देगा इसमें एनसीईआरटी निकाल लो सब बाद में, एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है। इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, इन विच लेस या नो प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबुलिन चेन के न बनने की वजह से आपको ये बीमारी होता है। ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब आप चाहोगे अपने आप हो जाए, ये नहीं, मम्मी पापा के डीएनए में कोई गड़बड़ी होगा तब ऐसा बीमारी देखने को मिलता है जी, ठीक है। इसलिए आपको या तो कम बनेगा सर, है ना, या नहीं तो सर अब बन ही नहीं रहा है, इस वजह से आपको ग्लोबुलिन चेन लिखने से कोई लड़का दिमाग लगा लिया होगा, इसमें अल्फा चेन भी हो सकता है और बीटा चेन भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी। हम कहना चाहें थैलेसीमिया एक्सपोज हो जाता है ना, एक मिडिल एज या, है ना, आपको 8+ एज में जी, ठीक है। मतलब थैलेसीमिया आपको दिखाई दे सकता है आपको लोअर एज में जी, ठीक है। पॉइंट समझ सकते हैं। थैलेसीमिया इट कैन सीन इन अर्ली एज, अर्ली एज में आपको ये दिखाई दे सकता है जी, ठीक है। थैलेसीमिया को आप देख सकते हैं अर्ली एज का मतलब क्या, चाइल्ड एज में आपको ये आपको सिम्टम्स आ जाता है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अब थैलेसीमिया किसी को हो जाए, इसके लिए कम से कम क्या रिक्वायरमेंट है, ये 2014 या 12 में पूछा था क्वेश्चन कि किसी को थैलेसीमिया हो जाए इसके लिए क्या हो, तो मम्मी पापा कैरियर हो, है ना। ये बात तो कॉमन सेंस लगाइए आप लोग, है ना, कि अगर किसी पेशेंट को थैलेसीमिया हो जाए तो मम्मी पापा में से दोनों अगर कैरियर है तो उसके बच्चे को क्या हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है जी, ठीक है। और आप लोग को कोई लड़का को और छिलका छोड़ा के समझना है तो आपको पहले एनीमिया समझना चाहिए, ठीक है जी। एनीमिया आप लोग सब जानते हैं, एनीमिया एक तरह का बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाता है। आरबीसी की कमी होना इस कॉल्ड, है ना, नंबर में, है ना, नंबर या वॉल्यूम में कमी हो जाना, वॉल्यूम में किसी भी करीब से आरबीसी में कमी आ रहा है जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनीमिया होता है जी, ठीक है। खून की कमी होने से बहुत तरह का बीमारी होता है, उसमें से एक बीमारी है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, आपको पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपको खून की कमी है जी, ठीक है। आरबीसी के घट जाने की वजह से, है ना, आपको, है ना, एनीमिया होता है। एनीमिया होना एक स्टूडेंट के लिए एक तरह से स्टिग्मा हो जाता है। कोई स्टूडेंट को एनीमिया है, मतलब आपको पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, आपको बार बार नींद आ रहा है ना जी, तो समझ जाइए आपको खून की कमी है। आप डाइट चेंज कीजिए, किसी तरह से आपने बॉडी में आरबीसी का नंबर बढ़ाइए, बहुत इजी तरीका आरबीसी नंबर बढ़ाने का, स्प्राउटेड सीड खाइए, है ना, अंकुरित चना या जो भी दाल वगैरह हो, अंकुरित हो, मतलब स्प्राउटेड हो, तो वो बेहतर होगा आपके आरबीसी नंबर को बढ़ाने के लिए। और भी बहुत कुछ है, डॉक्टर से ही मिल सकते हैं इसके लिए, डाइट वो सजेस्ट करे तो वो भी आप ले सकते हैं, या मीट वगैरह भी खा करके ला सकते हैं। एनीमिया आपको एक्चुअली में 3 तरह का होता है जी, ठीक है। एनीमिया जो देखिएगा 3 तरह का होता है। एक डाइट डिफिशियंट होगा, डाइट डिफिशियंसी होगा, एक होगा सर आपको कोई आपको डिजीज होगा। डिजीज में जैसे आपको याद कीजिए मलेरिया होना एक तरह से आरबीसी की कमी करा सकता है, या नहीं तो सर आपको इसमें जो देखते हैं डाइट डिजीज में भी हो सकता है, आपको डिजीज में भी आ सकता है, मलेरिया हुआ, और है ना, यानी कि, है ना, आयरन का कमी होना, आयरन कम कंसंट्रेशन का कम होना। आप ऐसा खाना खा रहे जिसमें आयरन नहीं है, या आप वो नहीं तो लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जिससे भी ब्लड लॉस होता है, या ब्लड लॉस होना, एक्सीडेंट होने से भी ब्लड लॉस होता है, ब्लड का लॉस होना, ये भी एक एनीमिया का केस हो सकता है। और हम लोगों को जेनेटिक एनीमिया देखना है, जेनेटिक एनीमिया, इसका कोई इलाज नहीं है। आप इस सब को कंट्रोल कर सकते हो, या केयर कर सकते हो, या क्योर कर सकती हो, ये सबसे बचा जा सकता है, लेकिन आप इससे नहीं बच पाइएगा, ये बात तो तय है। मतलब जिसको जेनेटिक एनीमिया हुआ उसके लिए जिंदगी भर का प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें से हम लोगों को 2 चीज पढ़ना है, एक है सिकल सेल एनीमिया, एक क्या है सर आपको थैलेसीमिया। हम आपको थैलेसीमिया पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आप ज्यादा हाईलाइटेड है, थैलेसीमिया पूछने के चांसेस ज्यादा है, तो हम आपको एक कॉमन केस ऑफ थैलेसीमिया पढ़ा रहे थे कि किसी को
डेल्टा चेंज, सॉरी डेल्टा कहते हैं, गामा चेंज जो था ना वो चेंज नहीं हो रहा बीटा में, इट्स कॉल्ड थैलेसीमिया, है ना जी। गामा चेंज जो बचपन में देखते हैं 2 साल से 4 साल की उम्र में रहता है गामा चेंज, अगर वो चेंज नहीं बदल पा रहा है सर आपको बीटा में, इसका मतलब उसको थैलेसीमिया हो गया। लेकिन इसमें रिसर्च करोगी ना तो थैलेसीमिया 2 तरह का निकल के आएगा जी, ठीक है। एक होता है सर आपको अल्फा थैलेसीमिया और एक क्या होता है सर आपको बीटा थैलेसीमिया। कॉमन सेंस में भी हम आपको समझा चुके हैं, ग्लोबुलिन का ना बनना या लेस बनना, है ना, ग्लोबुलिन का कम बनना या ना ही बनना, इसका मतलब थैलेसीमिया होता है जी। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के लिए है ना जी 4 जीन रिस्पॉन्सिबल है, 4 जीन रिस्पॉन्सिबल है जी। 4 तरह का डीएनए में गड़बड़ी होगा, इसकी वजह से आपको ये दिखाई देता है, रिस्पॉन्सिबल होगा जी, ठीक है। एक बार इसका चेक करना था, क्रोमोसोम 11 लिखा हुआ है या 12 लिखा हुआ है? हाँ, तो ये आपको ना आपको लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो सुन रहा है कोई कि नहीं? हेलो 16 पर 11 पे सिकल से 16 होगा ना, सिकल से नहीं एनीमिया दो होगा है, ना। ये देखो ना 16 पे थैलेसीमिया बी होता है। अल्फा पे 16 है, हैं? अल्फा 16 है। 16 नहीं है। देख लेते हैं तो हम भी देखते हैं। हाँ 16 है, सॉरी, हाँ 16 है, हाँ अल्फा पे 16 है, सही बोल रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन है ना। हाँ 11 भी होता है जी, ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है? 4 जीन के वजह से होता है जी, ठीक है। इसमें एक HbA का मतलब हीमोग्लोबिन है, HbA है ना 1 और HbA2 की वजह से होता है जी, ठीक है। इसका क्रोमोसोम बनाओगे ना, ये 16वां नंबर का क्रोमोसोम होगा, यहाँ पे HbA होगा, HbA1 और यहाँ पे HbA2 है ना जी, HbA2 होगा। इसी का एक रिपब्लिका होगा, हम नहीं बोले थे, इसका एक होता है ना कंट्रास्टिंग फीचर, अगर दिख रहा है जी कि बड़ा करें फोटोग्राफ, हम आपको बोल रहे हैं कि इसमें 4 जीन लोकाई, 4 पोजीशन होता है जीन का, उसमें 2 जीन का विकल्प होगा, मतलब ये अलील होगा ना, अलील 2 होगा ना, HbA1 4 जीन है या 2 जीन है, 4 जीन लोकाई होगा, ऐसे करके लिखा होगा, वही हुआ 4 जीन हुआ ना, HbA1 HbA2, सही जा रहे हैं हम। तो हम यहाँ पे देख रहे थे क्रोमोसोम नंबर 16 पे इसका जीन होता है, और इस पे 2 तरह का जीन जो देख रहे हैं HbA1 HbA2, एक्चुअली में ये दोनों लिंक है। लिंक करने मतलब क्या, इसका 2 विकल्प होगा जी, इधर आप HbA1 लिखोगी तो इसका भी HbA1 इधर लिखना होगा, और इधर आप HbA2 लिखेंगे तो इधर भी HbA2 लिखेंगे। इसमें से कोई भी गया ना सर, कोई भी रिसेसिव में बदला, नॉर्मल हो तो ठीक है, नहीं तो अगर चेंज किया, कोई भी एक चेंज किया या चारों के चारों चेंज कर जाए तो उसको क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। अल्फा थैलेसीमिया में नाम में क्लियर कि अल्फा ग्लोबुलिन चेन नहीं बनेगा या लेस बनेगा जी, ठीक है। ये बात दोनों बात हो सकता है जी। हो गया, पढ़ा दिए, अल्फा थैलेसीमिया समझा दिए ना। अब देखो हीमोग्लोबिन छोटा बनेगा, आरबीसी देख रही हो, आरबीसी पे 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है, ऐसे करके, इसी को पूरा को मिला के तुम हीमोग्लोबिन नाम देती हो, HB। इसका काम होता है ऑक्सीजन पकड़ना, और जब ये अच्छे से बना ही नहीं है ना जी, जब ये बना ही नहीं था, ये HbA नहीं बना, तो इसका मतलब क्या, हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बना, हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बना तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं ले पाया तो इसका मतलब आरबीसी बेफालतू का हो गया ना, ये आरबीसी कोई काम का नहीं, जब काम का नहीं तो सर बॉडी में बहुत सारा आरबीसी डिफिशियंसी डिसऑर्डर सब आना शुरू हो जाता है, ठीक है। कोई भी चारों में से एक गया है ना जी तो गड़बड़ होगा ही होगा, अल्फा चेन का कोई भी एक चेन गया तो गड़बड़ी होगा ही होगा, दोनों चेन गया तब भी गड़बड़, एक चेन गया तब भी गड़बड़ जी, ठीक है। आप लोग पढ़े हुए हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होता है, 2 बीटा चेन होता है जी, इसको अल्फा चेन मानते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, बीटा चेन मानते हैं जी, ठीक है। और दोनों चेन में से कोई भी चेन गड़बड़ाया है ना जी, अल्फा चेन गड़बड़ाया बीटा चेन गड़बड़ाया, दोनों में से कमी हो जाता है, कमी मतलब समझ ना, घट जा रहा, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए, इतना ही बड़ा रह गया, छोटा रह गया अल्फा चेन, इसका मतलब उसको थैलेसीमिया हो गया सर, ठीक है। या अल्फा चेन आया ही नहीं सर, एक अल्फा चेन साफे गायब है, इसका मतलब उसको क्या हो जाएगा सर, आपको थैलेसीमिया हो जाएगा, क्लियर हो रहा है जी। अब वही सेम बात बीटा के लिए है। अब बीटा के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, बीटा थैलेसीमिया जो देखते हैं, बीटा थैलेसीमिया जो देखते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 पे जीन गायब रहता है, HbB है ना, सॉरी 11 पे इसका HbB जीन होगा, हीमोग्लोबिन, HB का हीमोग्लोबिन, B का मतलब यहाँ पे बीटा होगा, और ये 11वां नंबर क्रोमोसोम पे होता है जी, ठीक है। मतलब आप लोग से थैलेसीमिया पूछा जाए तो 2 तरह का होता है, एक क्रोमोसोम 16 क्रोमोसोम से रिलेटेड और एक क्रोमोसोम नंबर 11 से रिलेटेड, दोनों गायब होगा तो थैलेसीमिया A और B दोनों हो जाएगा, वो आदमी बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, जी ही नहीं पाएगा।
और एक गायब हुआ सर तो बीटा चेन गायब हो गया, या एक गायब हुआ तो सर आपको अल्फा चेन गायब होगा जी। ठीक है, देख सकते हैं, सबको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इस जगह पे पढ़ दे क्या। 2017 में क्वेश्चन पूछे हुआ ये, देयर इज ए नो, आपको लिखा आपको देयर इज आल्सो एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना, जिसमें है ना ब्लड ट्रांसमिटेड पेशेंट से, मतलब एक प्रॉब्लम आता है, पेरेंट अनअफेक्टेड कैरियर हो तो उसके बच्चे में ये बीमारी आ सकता है। द डिटेक्ट कुड बी आइदर म्यूटेशन या डिलेशन, अल्टीमेट रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबुलिन चेन, है ना, वन ऑफ द ग्लोबुलिन चेन। तो डीएनए में कोई गड़बड़ी हो जाने की वजह से या कोई म्यूटेशन हो जाने की वजह से अल्फा या बीटा चेन में क्या हो सकता है, एक डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है जी। ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं बनने देगा। द कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इस वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा जो कि काउज करेगा एनीमिया और एनीमिया रिलेटेड प्रॉब्लम को जी। ठीक है, थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की चेन के इफेक्ट होने की वजह से क्लासिफाई किया गया दो हिस्सों में, एक अल्फा थैलेसीमिया, एक क्या है आपको बीटा थैलेसीमिया जी। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, अल्फा थैलेसीमिया केस में अल्फा ग्लोबुलिन चेन अफेक्टेड होता है ना, बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबुलिन चेन अफेक्टेड होता है। अल्फा थैलेसीमिया में कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HBA HB2 जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है, ये आपको ड्यू टू द म्यूटेशन हो जाता है या डिलीशन हो जाता है, या तो चारों में से कोई एक का या चारों के चारों का जी। मोर इफेक्टेड जीन होता है द आपको लेस अल्फा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, जितना ज्यादा इफेक्टेड होगा कम से कम अल्फा चेन बनेगा जी। चारों के चारों इफेक्टेड है तो कम अल्फा बनवे नहीं करेगा, एक दो इफेक्टेड है तो उसमें थोड़ा कम अल्फा बनेगा, ऐसा केस है जी। एडिटिव जैसा, एडिशन जैसे करते हैं उस तरह से। अब बीटा चेन में क्या देखते हैं, HBB नाम का जो जीन होता है ना, सिंगल जीन म्यूटेशन है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। इसमें भी सर आपको क्या होता है कि आपको नहीं कि थैलेसीमिया बी का शिकायत, मतलब नहीं बीटा चेन नहीं बनेगा जी। नॉर्मली तुम लोग देखोगे ना बीटा चेन तुमको ज्यादा, बीटा थैलेसीमिया ज्यादा मिलेगा, ये बच्चे में ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो। कभी तुमको केस देखिएगा स्टडी में तो बच्चे में थैलेसीमिया ज्यादा दिखाई देगा। कल पढ़ेंगे सिक्ल सेल एनीमिया जी, कल पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कल असाइनमेंट चलेगा, कल ये चैप्टर का ये सब पार्ट खत्म हो जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ाएंगे जी। ठीक है, डाउन सिंड्रोम ये सब रह गया है कि आपको ये सब आपको सिंड्रोम सब पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम और क्या नाम है क्लिनफिंटर, ये सब तब पेडिग्री पढ़ेंगे जी। ठीक है, पेडिग्री हो सकता था कल ही आपको स्पेशल क्लास दे देंगे, दिन में 1 बजे 2 बजे में पढ़ा देंगे। ठीक है, कल ही खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, रहने दीजिए आज यहीं तक। अगला क्लास 10 बजे से है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसको ज्वाइन करना कर सकते हैं।